अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आई हैव टू मेंशन दिस कि आपको पता है, जिस तरह सारों को भी पता है, कल 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर आप शहर का इस वक्त हाल देखें, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, लोगों ने अपने घर सजाए हुए हैं, वो छोटी छोटी झंडियाँ मिल रही हैं और गुत्थी हुई झंडियों के साथ, जैसे दरख्त के भी इर्द गिर्द, मेरे घर के इर्द गिर्द, इफ यू सी, आई थिंक जहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं घरों में, वहाँ ज्यादा शौक होता है कि होती है। एंड आई स्टिल रिमेंबर अपना बचपन, जब ये झंडियां बनी बनाई नहीं मिलती थी। बनी बनाई मिलती भी थी, लेकिन हमारे लिए वो पहले से पहले से फेस्टिविटी होती थी कि हम वो आटे की लाई बनाते थे, आटा पानी में मिला के, और वो खुली झंडियों को खुद डोरियों में पिरोया करते थे और उसके बाद सजाया करते थे। आई स्टिल रिमेंबर डूइंग दैट। मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की, बिकॉज़ दे वर ऑलवेज अवेलेबल, यू कुड बाय देम। और किस-किस ने ये वाली मेहनत की है, क्योंकि वो उसका अपना ही चार्म होता था। फिर हम रेडीमेड भी खरीदते थे, लेकिन ये वाली झंडियां क्योंकि बहुत सस्ती पड़ती थी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप सजा सकते थे, तो ये हम जरूर किया करते थे। और मुझे याद है कि गोल्डन जुबली पे हम सब ने अपने घरों पे चिरागा किया, तो वो दिए जलाए थे। हाँ, दिए जलाए थे। एक फैशन होता था। अब शायद मुझे दिए इतने नजर नहीं आते, लेकिन हर शहर में देख लें, मैं तो खैर कराची की बात कर रही हूँ, लेकिन इट्स ऑल ग्रीन दीज डेज। और वैसे भी मानसून की बारिशें चल रही हैं और पौधों को अच्छा पानी मिल रहा है, तो हरियाली का हर तरफ मंजर वैसे ही है, मैच है। और यहाँ पे हमने शायद मिस कर दिया 2-4 दिन से। आपको पता है कि इस वक्त मुल्क भर में मुल्क गिर एक शजरकारी मुहिम जारी है, तो उसको हम यकीनन अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि सरकारी सतह पे इस तरह से शजरकारी मुहिम, और इसमें आवाम की इतनी बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। लोग अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, तस्वीरें लगा रहे हैं, बता रहे हैं कितने पौधे उन्होंने उगाए हैं। ये वो एक्टिविटी है कि अगर छोटे बच्चों को आप अभी से सिखाना स्टार्ट कर देना, अगर उनका इंटरेस्ट हो, खासतौर पे पूरे मुल्क में इस किस्म की कोई चीज़ हो रही हो, तो बड़ा सीरियस इंटरेस्ट में डेवलप कर सकता है। और मतलब उसकी द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन छोटे छोटे बच्चों को भी समझ आ सकती है कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, विच इज़ ग्रेट। अच्छा जी, आज बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि फाइनली BRT का इफ्तिताह भी आज हो रहा है, तो उसके हवाले से भी हमने बात करनी है, और भी बड़ी बातें जनाब। तो ऑल दोज हु वर रिमेंबरिंग नाजिया हसन, उन्होंने हमसे सुबह ही रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी थी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आज तो जियो पाकिस्तान में हम ये ट्रिब्यूट देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आपको पता है ना, बहुत सारे गाने लोगों के लिए वैसे सुनना ज़रा मुश्किल हो जाता है, टाइम भी लोगों के पास कम है, कोई एक आध गाना आप लगा लेते हैं, लेकिन जब हम आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो उसे फिर बड़ा एंजॉय करते हैं। और फिर आप पिक कर सकते हैं ना कि आपका क्या फेवरेट था, या फिर जब आपने सुना था तो उस वक्त आप क्या करते हैं। मतलब गानों के साथ, म्यूजिक के साथ बड़ी मेमोरीज होती हैं। और नाजिया हसन, ज़ुहैब हसन के गाने तो इतने पुराने हैं कि लिटरली वी हैव ग्रोन अप विद देम। अच्छा जी, बट दैट विल कम लेटर। पहले हम BRT की बात करना ने जो BRT के बारे में बताया ना कि कई तारीखें गुजर जाने के बावजूद साइकिल ट्रैक और 3 डिपो गालिबन और प्लाजे जो है वो नामुकम्मल हैं, इसको इग्नोर कर दें आप। BRT चल पड़ी है, इस पे आप गौर करें। इग्नोर जरूर करें, लेकिन हमारा काम है खबर देना। खबर दे रहे हैं, उसके बाद आप ऑब्वियसली इग्नोर करें या एक्सप्लोर करें, व्हाटएवर यू वांट टू डू। लेकिन इग्नोर करें या एक्सप्लोर करें, अभी बनाया। अच्छा जी, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ा दिन है। पेशावर BRT मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा है। वज़ीर आला महमूद खान के मावन इत्तलात कामरान बंगश ने सहाफ़ियों को BRT का दौरा कराया। सहाफ़ियों को बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज 3 बजे बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। कामरान बंगश ने कहा, BRT चलेगी तो ऑपोजिशन जलेगी। वाह, ये भी शायरी हो गई। ये वो चीज़ें हैं जिसकी आमदन से फ़ायदा होगा BRT को, लेकिन BRT इससे मुतासर नहीं हो रही है। ये ऑलरेडी सितंबर में मुकम्मल होना था, लेकिन चूँकि कोविड-19 की वजह से 3-4 महीने हमारे ज़ाय हुए, तो वो दिसंबर इंशाल्लाह ताला नवंबर-दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये गरीब लोग जो पेशावर के हैं या जो मिडल और लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इसके अलावा बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें चार्जिंग लाइन्स हैं, या जो जैसे मैंने बात की डिपोज़ हैं या फीडर रूट्स हैं, लेकिन उसकी वजह से किसी किस्म का ऑपरेशन मुतासिर नहीं होगा। देखिए, हम तो पहले भी ये कहते थे कि इस तरह के मंसूबे होने चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है कि पेशावर के शहरियों को ये सहूलियत, लेकिन ऐसी बातें ना करें कि BRT चलेगी तो अपोजिशन चलेगी, क्योंकि अगर अपोजिशन ने खान साहब ने मेट्रो, लाहौर की मेट्रो को जिन जिन अलकाबात से नवाजा है, वो तमाम क्लिप्स दोबारा निकाल लिए, और खान साहब को जितनी आफादियत इन चीज़ों की नजर आती थी, वो तमाम बातें रिपीट करना शुरू कर दी तो बदमज़गी सी हो जाएगी। बदमज़गी वैसे ही नहीं होनी चाहिए। दोनों साइडों को ये ऐसी शेरो शायरी जलना और चलना एंड ऑल दैट, प्लीज स्टॉप इट, मत किया करें।
आगे चलें। अच्छा, दूसरी जानिब कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। हकीकत यह है कि BRT मनसूबा अभी तक कुछ गैर मुकम्मल सा नज़र आ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ कम्प्लीटेड, बट 3 डिपो, कमर्शियल प्लाजे और साइकिल ट्रैक पर काम अभी अधूरा पड़ा है। ऑपोजिशन भी इमरान खान पर तनकीद कर रही है। बिल आखिर पेशावर के आवाम को भी वही सहूलत मिलेगी जो हमने 7 साल पहले दे दी थी। 4 गुना इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, और क्यों ये उसकी इंक्वायरी नहीं होने देते? कास्ट भी बढ़ गए और रिलीफ भी नहीं मिला, उल्टा या KP और पेशावर की आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ये आज भी इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहा है, सब सिर्फ तख्ती लगाने का शौक है। और आपको बताएं, अक्टूबर 2017 में शुरू होने वाले इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 6 माह में मुकम्मल करने का दावा किया था, और आज इस मंसूबे को 3 साल हो चुके। बात यही ख़त्म नहीं हुई। PTI ने मंसूबे पर लागत का तखमीना 49 अरब रुपए लगाया, लेकिन आज 71 अरब से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस तो बताना था। ओवर द ईयर वैसे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, चीज़ों की कॉस्ट भी बढ़ती रहती है और भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन ऑडिट इसका ज़रूर होना चाहिए। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है नादिया सुबूही, उनके पास चलेंगे और वो हमें बताएंगे कि वो एग्जैक्टली कहाँ मौजूद हैं, क्या तैयारी है, क्या गहमा गहमी है, हलचल क्या मची हुई है। जी बताइए नादिया। बिल्कुल, आपकी बातें मैंने सुनी, बड़ा एंजॉय किया। आप इतनी दूर बैठ के जो बातें कर रहे हैं, जो तजज़िये दे रहे हैं, तो आप सोचें कि जो यहाँ पर रिपोर्टर्स हैं जो 3 साल से इसमें लगे हुए हैं, तारीख पे तारीख, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने खुद अपनी नज़रों से देखी कि कहा जाता था कि BRT मुकम्मल हो गई है। जब यहाँ आते थे तो तामीर हो रही होती थी, बहुत जगह खुदाई की जाती थी। तहम आज जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट जो है BRT, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है, आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 3 बजे इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। जो शहरी हैं उनके चेहरे भी बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है, और वो खुश हैं कि इस तरह की जो बसें हैं जो जदीद सहूलत से आरास्ता है, उनमें वो सफ़र कर सकेंगे। इसका किराया भी बहुत कम बताया गया है। बज़ाहिर तो ये लग रहा था शुरू से ही 3 साल होने को है कि मंसूबा शुरू होने नहीं जा रहा। तहम पिछले 2 माह से जो हलचल दिखाई दे रही थी, और उसके बाद बिल आखिर जो कार्ड, जो ज़ू कार्ड जो का इजरा किया गया, तो उसके बाद शहरियों के भी दिलों को थोड़ा सुकून मिला था और तसल्ली हुई थी कि यकीनन अब जब कार्ड का इजरा किया जा रहा है तो यकीनन बसें चलने जा रही हैं। तो आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बड़ी कामयाबी से कही जा सकती है कि ये शुरू होने जा रहा है। ये बाकायदा तकरीब होगी और कौन कौन आ रहा है इस्लामाबाद से इसमें शिरकत करने के लिए, थोड़ा सा बताइए, और रूट भी बताइए। वो लोग जो पेशावर में हैं उनके लिए भी, जो पेशावर से बाहर देख रहे हैं उनके लिए भी, कि किस रूट पर एग्जैक्टली ये बसें चलेंगी। अच्छा, इसमें बताएं कि सबसे अहम जो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो आएंगे दोपहर 3 बजे, उनके साथ जो साबिक वज़ीर आला जिनके दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, परवेज़ खट्टक, उनके साथ गवर्नर जो हैं सिंध के, वो भी आ रहे हैं। इसमें जो ज़्यादातर जो हम बात करते हैं कि जो बड़ी बड़ी शख्सियात आएंगी, लेकिन इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस पेशावर की जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो बड़ी है अच्छी दिखाई दे रही है। इसकी वजह यह कि जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं और एक मुहिम चला रहे हैं कि देखा हमने जो शुरू करना था प्रोजेक्ट, जिस पर बड़ी तनकीद की जा रही थी, आज जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी भी दिखाई दे रही है। जहाँ आप रूट्स की बात करें तो ये चमकनी डिपो से वज़ीर आज़म के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ से इसका इफ्तिताह होगा और वज़ीर आज़म इस बस में बैठेंगे और बाकायदा चमकनी से हयाताबाद तक वो इसको देखेंगे कि ये इस बस में कौन कौन सी सहूलतें हैं, प्रोजेक्ट का जायज़ा लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा। जी। अच्छा नादिया, हम चाहते हैं कि आप जहाँ खड़ी हैं कुछ इर्द गिर्द के मनाजिर भी हमें दिखाएं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कुछ इन तैयारियों का हिस्सा हम भी बन जाएं। अच्छा, इसमें तो ये है कि चूँकि ये बाज़ार है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, और पीछे जो है मलिक साद शहीद बस स्टॉप है BRT का, जिसमें पीछे अगर कैमरामैन दिखा सकें शायद आपको नज़र भी आ रहा हो कि इसमें सफाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन जो लोग जो कार्ड के लिए आ रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही मामूल के मुताबिक खड़े हुए हैं और बहुत तरतीब से जो सूरत हाल यहाँ पर दिखाई दे रही है, बड़ा डिसिप्लिन है। जो ज़ू कार्ड के लिए आ रहे हैं उनको बड़े तरीके से कार्ड दिए जा रहे हैं, और ये सुबह होते ही जो शहरी हैं पेशावर के, वो यहाँ का रुख करते हैं और वो अपना जाते हैं। इस किस्म के प्रोजेक्ट बनते हैं क्योंकि ये एलिवेटेड होते हैं यूजुअली और इनका ज़मीन से ऊपर ट्रैक चल रहा होता है, तो बताइए कितनी एलिवेशन है, क्या इसमें भी एक लंबा फासला जो है वो एलिवेटेड लाइन का है, नीचे जो सड़क होती है जो पहले से ऑलरेडी मौजूद होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो क्या नीचे वाली पुरानी सड़कें मुकम्मल रिपेयर हो गई हैं, उन पर ट्रैफिक रवा दवा है?
देखिए, पहले ये कहा जा रहा था, जो एसपी ट्रैफिक का कहना ये था कि जो बीआरटी की जो बसेस चलेंगी, चूँकि 29 किलोमीटर का जो फासला बन रहा है, और दूसरी बात ये इसमें ये कि अगर नीचे जो रोड है उनकी मरम्मत, वो रोड जो है हुकूमत की तमाम तर तवज्जो बीआरटी पर थी, और जो नीचे रोड्स है बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो खस्ता हाल है वहाँ पर। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है कि ट्रैफिक जो है नीचे वही की वही चलेगी। यहाँ पर जो पुरानी किस्म की जो मज़दा बसें जिसे बोली जाती है, वैगन, रक्शे, सारी की सारी वो गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जो अब चल रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन बसों को, इन रिक्शों को ख़त्म करेंगे। ताहम आज का जो दिन है इसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही। चलें, थैंक यू नादिया। आप देखें, एंजॉय करें कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, और जियो न्यूज़ आवाम को तमाम दिन अपडेटेड रखेगा। 3 बजे एक्साइटेड अबाउट इट, एंड हैड आई बीन इन पेशावर तो मैं डेफिनेटली ट्राई करती कि मैं इसका इनॉग्रेशन, वो जो एक ट्रिप होता है ना जब आप लें, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अच्छा जी, और आपको इनविटेशन नहीं आया ना सीएम हाउस के? ना, आपको तो जैसे बिल्कुल डब्बे के साथ आया था ना, और जू कार्ड भी नहीं बना हमारा, इसलिए चुप कर जाए आप बिल्कुल। और ये हम बार बार इसलिए कहते हैं कि प्लीज हमें भी कोई इनवाइट करे और हम भी जाके देखें, और हमारा कार्ड बनना बहुत वहाँ का जू कार्ड तो नहीं बना, यहाँ पे वो कह रहे हैं जू देख लें जाके। वो आपको तो ओपन इन्विटेशन है, आप जाइए, जू आपके लिए जगह भी उन्होंने बनाई हुई है। पाकिस्तान आज इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में कमबैक की उम्मीद के साथ उतरेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से साउथहैम्पटन में शुरू हो रहा है। मेजबान इंग्लैंड ने मैनचेस्टर टेस्ट में पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 0-1 की बर्तरी हासिल की हुई है। बॉलिंग कोच वकार यूनुस पुर एतमाद है कि टीम कम बैक करने की सलाहियत रखती है। उन्होंने क्या कहा, ये जरा आप सुन लें। अभी बिल्कुल पहला टूर था इस मैनेजमेंट का भी, और बिल्कुल मूसा और नसीम, सब जितने भी फास्ट बॉलर थे सारे यंग थे, तो ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम जरूर लगेगा ग्रूमिंग के लिए। और जैसे मैंने कहा है ना कि क्योंकि क्रिकेट इतनी हुई नहीं है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूप होल है, इंशाल्लाह वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और आगे जब फ्यूचर में ये आपका फ्यूचर है, ये सारे फास्ट बॉलर, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए डिलीवर करेंगे। और आपको बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में फवाद आलम को टीम में शामिल करने का फैसला किया गया है। जराए के मुताबिक फवाद आलम को शादाब खान की जगह दी जा सकती है, जो नंबर 6 पर बैटिंग करेंगे। और दूसरी तरफ एक और चीज़ ये हो रही है कि मोहम्मद हफीज़ ने गोल्फ कोर्स में एक खातून के साथ तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की, और ये कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी थी, जिस पर हफीज़ को आइसोलेट कर दिया गया है। बड़ी सख्ती नहीं है वैसे, मतलब किसी से भी आप मिल लें तो फिर एक्सपोजर हो जाना ना, फिर आपको आइसोलेशन में जाना पड़ा कुछ देर के लिए। बट दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट SOPs। दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट SOPs आई गेस। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आकिब भाई। आकिब भाई, पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच तो हम सभी ने देखा, बड़े पुरुम्मीद भी थे, सनसनीखेज रहा, लेकिन पाकिस्तान जीत नहीं पाया। आपकी नज़र में क्या मसला था ओवरऑल? अगर गुज़श्ता मैच का जायजा इसलिए हम लें कि इस मैच में वो गलतियां ना दोहराएं, तो क्या कप्तानी का मसला था, सिलेक्शन का, या खिलाड़ी दबाव में थे, क्या था? गलती इसमें एक हुई कप्तान से कि जब उसने जब 5 आउट हो गए थे और वोक्स और बटलर खेल रहे थे, तो तब अटैक नहीं किया। अटैक इन द सेंस के यासिर शाह को लगाते और शॉर्ट लेग, सिलीमेडॉफ और स्लिप ऑपरेट करते, और पीछे लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर आप अगर फील्डर रखते हैं, तो जो बैट्समैन है वो कंफर्टेबल नहीं होगा किसी भी सूरत ना रोकने में। उसके ऊपर 3 फील्डर आपने लगाए हुए हैं, और अगर वो हिट आउट करता है तो पीछे भी उसके कैच होने के चांसेस है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप नजर आया। और दूसरा, फास्ट बॉलिंग के हवाले से मैं बहुत हैरान हुआ कि ऐसी पिच के ऊपर पाकिस्तानी बॉलर्स से रिवर्स स्विंग नहीं हुई। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये हो सकती है कि जो बॉलर्स आपके फास्ट बॉलर तीनों खेल रहे हैं, उनमें किसी को बॉल बनाना नहीं आता, उसकी लुक आफ्टर करनी नहीं आती, क्योंकि शाहीन अभी यंग है, और बाकी बॉलर भी अगर आप देखें तो सवाए यासिर के कोई ऐसा एक्सपीरियंस नजर नहीं आता कि जिसको बॉल की किस तरह से उनको बनाते हैं, किस तरह से क्रॉस सीम पकड़ के विकेट इनटू द विकेट मारते हैं, रफ करते हैं। तो सुहेल खान को ना खिला के पाकिस्तान ये मैच हारा। अगर सुहेल खान ये मैच खेलता तो वो बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान में इस वक्त, एक तो बॉल बनाने के हवाले से, दूसरा रिवर्स स्विंग के हवाले से, और दूसरे बाउंसर्स नहीं इन्होंने किए। बॉक्स जब आए तो उनके ऊपर आप राउंड द विकेट जाते, वहां से ट्रैप करके फील्ड उनको बाउंसर्स करते,
ओवर द विकेट करते, स्लोअर बाउंसर्स इनटू द विकेट, कुछ डिफरेंट नहीं किया, वेट करते रहे। चलिए, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। आकिब, ये भी बताइएगा कि अब दूसरा मैच जो है वो शुरू हो रहा है, एक मुख्तलिफ पिच होगी और कहा जा रहा है कि ये बैटिंग के लिए ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा मौजू है, तो इस सूरत हाल में टीम में क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए? देखिए, अभी जो थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ है और वहाँ से किसी ने मुझे बताया भी है कि अभी तो वो घास है पिच के ऊपर और वो गलती दोबारा नहीं करेंगे जो कि उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में किया। एक एशियन टाइप पिच आपको दे दी, ये पिच में मूवमेंट होगी और जहां अगर मूवमेंट हुई तो एंडरसन और वोक्स और ये जो ब्रॉड और आर्चर ये पाकिस्तानी टीम को दोबारा सेटल नहीं होने देंगे। तो आई थिंक कि जो सुनहरी मौका था वो पाकिस्तान ने गंवाया। इस मैच में अगर पाकिस्तान को चेंजेस करनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ग्रास है, तो दूसरे स्पिनर की जरूरत नहीं है और आपकी बैटिंग में वो डेप्थ नजर नहीं आ रही, तो आप फवाद आलम को वापस लेके आए 6 नंबर पे खिलाने के लिए और 7 पे रिजवान आ जाएगा, तो फिर भी आपके पास एक रीजनेबल बैटिंग होगी जो कि मुकाबला कर सके। अब टेस्ट होगा पाकिस्तानी बैट्समैनों का और इंग्लिश बॉलर्स का, जिस तरह से वो सीम और बाउंस इस पिच में आपको नजर आएगा, तो ये काफी मुश्किल मुझे टेस्ट लग रहा है। चौथे दिन भी खत्म हो सकता है और फेवर में ये इंग्लैंड के जाएगा। अच्छा आकिब भाई, इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो तो टॉस की अहमियत बड़ी गैर मामूली हो जाती है। आपकी नजर में पाकिस्तान टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग? देखिए, इसमें डिपेंड ये करता है कि पिच किस तरह की है। अगर उस पिच में मॉइस्चर हुआ और उसमें ग्रास हुआ तो फिर पाकिस्तानी जो बैटिंग है वो ऐसी पिच के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी। उसमें आप पहले बॉलिंग भी कर सकते हैं और अगर आपने जल्दी आउट कर लिया इंग्लैंड को तो फिर आपके पास चांसेस हैं कि आप इस मैच को जीत सको। बट आई थिंक कि आजकल जो ट्रेंड है, जो नजर भी आता है कि चौथी इनिंग में बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बट यू हैव टू ब्रेव इनफ कि आप पहले टॉस जीतो और बैटिंग करो। ठीक, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद हमसे बात कर रहे थे और सारी पूरी उम्मीद है कि पहला जो हमारा टेस्ट हुआ है उसकी तरह ना हो, इस टेस्ट में हम पास हो जाएं, तो लिहाजा इट इज गोइंग टू स्टार्ट एंड आई थिंक दोपहर को 3 बजे। हाँ, तो इस बारे में हम आपको अपडेटेड रखेंगे और होपफुली पिछले मैच में आपको पता है हमने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था। We started really well और उसके बाद फिर डामाडोल हो गई सिचुएशन। अच्छा जी, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हम आपको तफसील से आगाह करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हमें लगता है टाइम्स के शायद उतनी बात नहीं की जा रही जितनी बात होनी चाहिए, लेकिन हमने जियो न्यूज़ ने पर्टिकुलरली ये बेड़ा उठाया है कि यहाँ के मसाइल को हम सामने लेकर आएंगे ताकि मदद हो सके लोगों की। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और कोशिश हम यही कर सकते हैं कि नेचुरली हम हाईलाइट करें और फिर इस पर कोई एक्शंस भी लिए जाएं। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस 15 अजला बुरी तरह मुतासर हुए हैं। हम आपको रोज़ अपडेट भी करते हैं। अब तक 13 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी होने की इतलात हैं और खुजदार में सैलाबी रेला तो गुजर गया लेकिन अपने पीछे तबाही के मनाजिर छोड़ गया है। और ये हमने एक स्पेशल जियो पाकिस्तान के लिए एक रिपोर्ट बनवाई है जो आपको हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स हैं कसीम सईद स्पेशली गए हैं कराची से कवरेज के लिए, वहाँ की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, और तारिक अबुल हसन, इन दोनों की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जिसे हालिया मानसून बारिशों के स्पेल ने शदीद नुकसान पहुंचा है। हमने 4 दिन में यहाँ के पुरखतर रास्तों पर सफ़र किया। न सिर्फ ये दिखाया कि खुजदार शहर में किस तरह दर्जनों से ज़ायद जो घर हैं वो मुनहदम हो गए हैं, उनकी बुनियादें नरम पड़ गई, वहाँ पर 25-25 फुट गहरे शगाफ पड़े हैं, बल्कि हमने ये भी दिखाया कि खुजदार डिस्ट्रिक्ट के नवाही जो गाँव हैं वहाँ पर प्याज और कपास की फसलें जो थीं वो भी बह गई सैलाबी रेले के साथ, और उसके साथ जिस तरह उनका आबपाशी का निज़ाम था उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा। ये वो रेला है जो कि अब बिल्कुल पत्थरों तक महदूद हो गया है। ये बरसाती पानी है सारा जो अब यहाँ पत्थरों तक महदूद हो गया, लेकिन इस रेले ने यहाँ पर अच्छी खासी तबाही मचाई है। घरों की बात अगर हम करें एक तरफ, तो दूसरी जानिब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे जो कि M8 जैसी इंतहाई अहम कौमी शाहराह है उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर भलोंग के मकाम से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और इसकी बहाली का काम इस वक्त यहाँ पर जारी है। ये वो अहम शाहराह है जो कि बलूचिस्तान को सिंध से कनेक्ट करती है, और यहाँ पर जो पुल है
ये बरसाती रेला अपने साथ बहाकर ले गया। गो के यहाँ पर ड्रेनेज के लिए कुछ पैसेजेस बनाए गए थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि उसने इस ट्रैक को मुतासर किया है और अब यहाँ पर भराई का काम जारी है। ये एक स्पॉट नहीं है, इस जैसे 6 स्पॉट हैं और अगर आप यहाँ से मज़ीद 15 से 20 किलोमीटर आगे जाएं तो जो सड़क है जो सिंध को जा रही है, लिंक रोड, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो तबाह हो चुकी है और जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर वो रुकी हुई हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल से हमने आपको अपडेट किया। अब सूबाई सरहद के उस पार तारिक अबुल हसन जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि बताएंगे यहाँ से सैलाबी रेला जाके गांज नदी में गिरता है जो कि सिंध में है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये हम तारिक अबुल हसन से जान लेते हैं। ओवर टू यू तारिक अबुल हसन। जी कसीम में बहुत शुक्रिया। खुददार से आने वाला बरसाती पानी केरथर के पहाड़ों से होता हुआ यहाँ गाज नदी तक पहुँच गया है। अभी बताया गया है कि तकरीबन 16 फीट की ऊंचाई से ये पानी यहाँ पर बह रहा है। गाज डैम के लिए जो है वो ये हिफाजती दीवार बनाई गई थी, लेकिन ये पानी इसको बहा के ले गया है। यहाँ पर एक रोड थी जो कि गाज डैम के लिए जा रही थी, वो रोड इस पानी में बह गई है। यहीं पर ही एक गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या भी हुआ कि एक शख्स मूसा जिनके पास से पाकिस्तान में सबसे बड़ी मूछें रखने का एजाज़ उनको हासिल था, वो इसी पानी में कल डूब के जाँ बहक हुए हैं। एक मुकामी फ़र्द हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते आप बताइए कल जो वाक़या हुआ कैसे हुआ मूसा के साथ? हाँ, मूसा जैसे सुबह आया, इधर ड्यूटी करता था, इन डी बलोच वाले के साथ ड्यूटी करता था। इधर आया, उनको मना भी किया बेचारे को तो आगे नहीं जाओ, लेकिन वो उसने यही समझा मैं इधर से गुजर जाऊंगा। पानी तो ये आप देख रहे हैं कितनी शिद्दत अख्तियार कर रहा है। भी जानी नुकसान हुआ है? हाँ, पहले भी दो, एक लड़का था तकरीबन 10-12 साल का था, लिगारी था हमारे इधर, इसका मखदूम बिलावल का था, वो भी बेचारा इधर ही फोत हो गया। नुकसान तो बहुत हुआ है। ये फसल सारे जो भी हैं ऊपर भी जो हुए हैं इनसे खुददार से जो भी नीचे जो हमारे इलाके में करीब हैं 7-8 किलोमीटर, वो तो बिल्कुल ख़त्म कर गया। गाज डैम जो इस जगह पे बनना था 2008 में उसकी तामीर शुरू हुई थी, लेकिन इंतहाई सुस्त रवि के साथ ये काम जारी है। गुज़िश्ता 2 साल से मुकम्मल तौर पर गाज डैम पर काम बंद है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर ये गाज डैम बन जाता तो इतनी तबाही नहीं होती और ये पानी जो कि बिलाखिर जाके समंदर में ज़ाया होना है, इसको रोका जा सकता था। ये पानी काश्तकारी और इस पूरे इलाके के लोगों के पीने के लिए, काश्त के लिए इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन इस डैम के ना बनने की वजह से ये सारा पानी ज़ाया हो रहा है और जो तबाही इसके नतीजे में आ रही है वो अलग से है। जी बहुत शुक्रिया कसीम, बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन, आप अपना ख्याल रखिएगा। और एक तो ये हिस्सा जो है बलूचिस्तान का, इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई है, देयर इज नो प्रोग्रेस। और वो डैम का आपको बता रहे हैं जो कि 2008 से शुरू हुआ हुआ है और 2 साल पहले से काम भी खत्म हुआ हुआ है। इतने ज़्यादा फंड्स हम देखते हैं हुकूमतें जो हैं वो और चीज़ों पर लगाती हैं जो कि आई एम सॉरी जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता और ऑलमोस्ट यूजलेस बेसलेस होती है। इधर लगाएं भाई करने का। और ये बातें हाईलाइट करने का मकसद ये कि वज़ीर आज़म साहब और तमाम लोग जो साहिब इख्तियार हैं वो देख रहे हैं ये गाज डैम अगर यहाँ बना होता तो शायद इतनी तबाही ना फैलती और ये पानी जाया ना होता, पानी भी स्टोर होता और उन इलाकों तक पहुँचता जहाँ पर पानी की किल्लत है। तो बराए मेहरबानी इस पे ज़रा काम का दोबारा आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये बातें और ये चीज़ें देख के लिटरली दिल खून के आंसू होता है। और सड़क का आपने हाल देखा कि पूरे पोर्शंस बह गए हैं। मूसा का जो जिक्र कर रहे थे, जिनका पूरा एक मतलब उनकी अचीवमेंट है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मूछें, वो डूब के कल ये हुआ है, जहाँ बहक हो गए। यहाँ हम वज़ीर आज़म से एक दफ़ा फिर अपील करेंगे इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से, पाकिस्तानियों की तरफ से, कि प्लीज़ बलूचिस्तान की तरफ भी अपनी तवज्जो दें, उधर भी जाएं, एक दौरा करें, लोगों में एक एहसास हो कि हमारे लिए कोई फिक्रमंद है और कोई कुछ करेगा। यू हैव टू डू दैट। हम कल बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म कराची ज़रा कम आते हैं, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान भी बहुत कम जाते हैं। तो बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब, बलूचिस्तान में इस वक्त सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। शायद आपको कोई अपडेट नहीं कर रहा, बट आई एम श्योर कि आपको मालूम होगी तमाम सूरत हाल, और मीडिया पे भी उतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा जितना इसे किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर जियो न्यूज़ एंड अ फ्यू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको ये हकायक दिखाएं ताकि वहाँ लोगों की मदद की जा सके। इस वक्त उन लोगों को एक्चुअली इमदाद और मदद की ज़रूरत है और वो इंतज़ार में है, उनको एहसास दिलाएं कि आपके साथ भी हम खड़े हैं। टाइम कम है, जल्दी से कुछ खबरों की तरफ आते हैं। आपको बताएं कि FATF से मुताल्लिका कानून साजी पर मौलाना फजल रहमान
मुस्लिम लीग नून और PPP से सख्त नाराज हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है जब तक अपोजिशन यकसू नहीं होगी मौजूदा नाजायज़ हुकूमत का खात्मा नहीं किया जा सकता। अपोजिशन के मुत्तहिद ना होने का खमियाजा भुगत रहे हैं। JUI की नाराज़गी और शिकायतों पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने तो माजरत कर ही ली थी। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने भी कहा कि मौलाना को राज़ी कर लिया जाएगा। जहाँ तक APC का ताल्लुक है वहाँ पर मियाँ साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पार्टी को भी कि APC के फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही के अंदर और उनकी सुपरविजन में और उनको जो है वो पूरी तरह उनसे ताउन किया जाए और जो फैसले भी हों वो अपोजिशन को यूनाइटेड करके APC के फोरम से होने चाहिए। और अगर मौलाना साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला दूर कर देगी, उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। FATF पर कानून साजी के बाद अब मौलाना फजलुर रहमान खुलकर अपोजिशन की खामियों पर बोले हैं। लगता है कि अब APC की ज़रूरत और भी बढ़ गई है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। JUI के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के किरदार से आप लोग मुतमईन न थे ना हैं, फिर वो मुश्तरका अपोजिशन की बात अब हम क्या समझें? माजी का हिस्सा है या हुकूमत मुखालिफ तहरीक में अभी भी कोई दम है? हम असम्बली में जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हम इस इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं करते हैं, इस हुकूमत को तस्लीम करते हैं। इन दो पार्टियों और दीगर अपोजिशन जो पार्टियों की इसरार की वजह से हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट के आज हम असम्बली में बैठे हैं और हमें ताने भी दी जा रही है, हम पर इल्ज़ामात की बौछार भी है। एक तरफ तुम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते, दूसरी तरफ आप असम्बली में बैठे हैं। मैंने तो लाज रखा अपने दोस्तों का, अपनी बड़ी पार्टियों का, लेकिन बार बार इन बड़ी पार्टियों ने सदारती इलेक्शन हो, सीनेट चेयरमैन के इलेक्शन हो वगैरह, अदमी इत्मीनाद हो वगैरह वगैरह, बहुत सी ऐसे मराहल है। वहाँ अब हमेशा अपोजिशन ने वो किरदार अदा नहीं किया जो मुत्तहिदा अपोजिशन का एक मुत्तफ़िका डिक्लेरेशन था, मुत्तफ़िका फैसला था कि इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करना, मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करना, इसको किसी किस्म की सहूलत नहीं देना। लेकिन आज बदकिस्मती से मैं ये कहता हूँ कि वही दो बड़ी पार्टियाँ सहूलतकार की किरदार अदा कर रही है मौजूदा कठपुतली हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए। अब हमने फैसला करना होगा कि तुम्हें इमरान खान अजीज़ है या पाकिस्तान अजीज़ है। अगर इमरान खान अजीज़ है तो इसका मतलब ये है कि तुमने पाकिस्तान को तबाह करने का फैसला कर चुके हैं। चलिए, ये तो आपने बता दिया। हाफिज़ साहब, ये भी बताइएगा कि FATF से मुताल्लिका कवानीन पर आपकी जमात को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। क्या अपने तहफ़्फ़ुज़ात आप अपोजिशन की दीगर जमातों के सामने नहीं रख पाए थे कि उन्होंने जाकर वो कानून पास करवा दिए? मतलब कम्युनिकेशन कोई गैप था आप लोगों के बीच में? बहुत ताख़ीर तक 2 बजे 3 बजे तक PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर अपोजिशन जमातों का ये फ़ैसला था, उससे पहले भी उस वक्त भी, कि हमने FATF के हवाले से जो कानून साजी हो रही है उसकी हमने सपोर्ट नहीं करनी है, हर सूरत में नहीं करनी है। कौमी असम्बली में भी हमारा पोजीशन यही होना चाहिए और सीनेट में भी। फ़र्ज़ करें अगर अक्सरियत है कौमी असम्बली में, वो वहाँ से पास करेंगे, लेकिन सीनेट में इसका रास्ता हम रोक लेंगे। ये बाकायदा रात के आखिरी हिस्से तक 2 बड़ी जमातें और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान ये फैसला था। फिर इस सूरत हाल में मुझे FATF के हवाले से कानून साजी में तरामी या उसमें तजावीज़ या सफारशात पेश करने की क्या तुक बनती है? जब इत्तिफाक इस बात पर है कि हमने यकसर इसको मुस्तरद करना है, तो फिर तजावीज़ पेश करने की क्या ज़रूरत है? तरामीम पेश करने की क्या ज़रूरत है? अपनी तरफ से सफारशात पेश करने की क्या ज़रूरत है? उसकी तो नौबत ही नहीं है। लेकिन जब सीनेट में ये आया, ऑन बोर्ड हुआ, ऑन फ्लोर एजेंडे पे आया, जब देखा तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सहूलतकारी का किरदार अदा करते हुए हुकूमती तरामीम का उन्होंने सपोर्ट किया।
बहुत बहुत शुक्रिया। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला हमसे बात कर रहे थे। टाइम हमारे पास बहुत कम है और ये ऑपोजिशन का ना, इट इज नॉट एज सिंपल एज जस्ट कम्युनिकेशन गैप। देयर आर टू मेनी थिंग्स इन्वॉल्वड ओवर देयर। अच्छा, टाइम नहीं है, एक हैप्पी बर्थडे करना है शोएब अख्तर की। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की आज सालगिरह है, वो सालगिरह मना रहे हैं और हम उनको हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू शोएब भाई, और आई गेस यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ सेकंड बेबी एज वेल, तो उसके लिए भी मुबारकबाद। और यस, अब इंटरनेशनल करियर में शोएब अख्तर ने 46 टेस्ट, 163 एक रोजा और 15 T20 खेले हैं। मजमूई तौर पर 444 विकेटें हासिल की हैं और तमाम अचीवमेंट्स के साथ साथ शोएब अख्तर का जो स्वैग, उनका जो स्टाइल, उनका जो करिश्मा है, उसके आवाम बड़े फैन हैं। शोएब अख्तर हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर शो मेनी टाइम्स और आज भी हम उनको मिस कर रहे हैं, तो प्लीज आ जाएं जल्दी से और अपनी बर्थडे का केक भी लेके आएं। ज़ेब की आवाज़ वैसे ही इतनी सूदिंग, मेस्मराइजिंग है कि वो कुछ भी गाएं तो अच्छा लगता है। तो अच्छा जी, लेकिन सारी चीज़ें छोड़ दें। सबसे पहले जिस तरह कि हम आपको बता रहे हैं कि पेशावर BRT का इफ्तिताह आज होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस सिलसिले में आज पेशावर पहुंचेंगे और इस पर हमें पेशावर से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पेशावर BRT बस में मौजूद हैं। आज इसका बाकायदा इफ्तिताह होने जा रहा है। इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। तकरीबन 15 सेकंड तक ये बस एक स्टेशन पे रुक के फिर दूसरे स्टेशन के लिए, और इसके अलावा साइड में एक दूसरा बस भी है जो वो डायरेक्ट चमकनी से कारखानों मार्केट तक जाती है। जो शोभा चौक है वहाँ पे साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है, तकरीबन 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। उसमें स्टूडेंट है वो सफ़र कर सकेंगे और उसके लिए बाकायदा जू कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी फैसिलिटी है पेशावर के लिए, लेकिन यहाँ पे एक खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि चूँकि पेशावर में ज़्यादातर लोग नस्वार का भी इस्तेमाल करते हैं, इस बस में जो सवारियाँ हैं वो जगह जगह थूकने से परहेज़ करें। इस हवाले से लोगों में अवेयरनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई खूबसूरत और साफ शफाफ बसें हैं। हम देख सकते हैं साफ़ सुथरा माहौल है, लेकिन अगर इसको साफ न रखा गया तो यकीनन ये चंद महीनों के बाद एक दूसरा मंजर पेश कर रहा होगा। तो इसलिए मुकामी लोग ये कह रहे हैं कि इस फैसिलिटी से जितना हो सके फ़ायदा उठाया जा सके। बहुत शुक्रिया रसूल दावड़, और ये बात आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की है, क्योंकि कोई भी नई चीज़, कोई भी चीज़ बना दो, अगर उसको साफ़ नहीं रखा जाएगा तो बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ ये कुछ चीज़ें खा के थूकने की अगर आदत हो आवाम में और ना इतना शऊर हो कि नहीं करना चाहिए, तो देन यू नो व्हाट्स द फ़ायदा। फिर बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को अप टू डेट साफ़ रखना। ये निस्वार और गुटका और ये छालिया की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ में च्युइंगम्स तक की हम बात कर रहे हैं। च्युइंगम आपको पता है कहीं भी लगा दो, कहीं भी चिपका दो, उससे बड़ी तबाही मचती है, तो प्लीज़ उसका भी ख्याल करना है। अब एक हमारी सहूलत के, आवाम की सहूलत के लिए चीज़ बन गई है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम। लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि कराची के लोग जो हैं दे विल टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि वो भी तो इंतजार में ही बैठे थे ना इसका इतने अरसे से, तो ऑफ कोर्स दे वुड एग्जैक्टली पेशावर के, तो दे विल टेक केयर ऑफ इट और उसको सस्टेन करने की कोशिश करेंगे कि जितनी देर चला सकते हैं इंशाल्लाह बहुत अरसा चले। अच्छा जी, बट कमिंग बैक टू कराची, इसीलिए मेरे मुंह से कराची निकल गया था कि कराची में जी निकासी आब से लेकर सफाई तक कई बड़े बड़े मसले तजावुज़ात से जुड़े हैं। मामला बज़ाहिर एक बड़े ऑपरेशन की तरफ जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अदालत के जानिब से पूरी इंतज़ामिया बिलखुसूस सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी और हुक्मरान मज़े कर रहे हैं। वैसे बात तो सही की है। और सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि यहाँ माफियाज बैठे हैं जिनका मकसद सिर्फ माल बनाना है। सिंध मुकम्मल एनआरकी वाला सूबा बन चुका है। क्या वफाकी हुकूमत से कहें आकर ठीक करें। अलबत्ता अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि वफाकी हुकूमत कराची से मुताल्लिक मुख्तलिफ आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर कर रही है, लेकिन वो अभी तफसीलात नहीं बता सकते। सिंध हुकूमत को पूरी सूरत हाल का इदराक कर लेना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। तो बहुत सी ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कंफर्म भी किया अदालत भी शदीद बरहम है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहना कि ये बरहमी बेजा है या हमने तो कुछ ऐसा बुरा नहीं किया, तो ये ज़्यादती होगी, ये आवाम से झूठ बोलने के मुतरादिफ होगा। क्योंकि आप शहर का हाल उठाकर देख लें,
कोई हाल ही नहीं है। और आप उसको एक माइक्रो लेवल पे ले आए, एक घर है और घर का सरबराह है, वो उस घर को चला रहा है और घर का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है, तो आप क्या अंदर वाले लोगों को कुछ कहेंगे या सरबराह को जिसने उसको सही तरह ठीक किया ही नहीं, सही तरह चलाया ही नहीं। बट एनीवे, इस वक्त तो हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर शैला रजा साहिबा ने। उनसे पूछ लेते हैं कि भाई अब क्या होना है। शैला रजा साहिबा, ये बात हम आपसे पहले भी करते रहे हैं और बहुत से और भी कराची के जो रखवाले रहे हैं उनसे भी हम ये बात करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर वही बात हुई कि कराची में तजावुज़ात का मसला बहुत ख़राब है और सिंध हुकूमत की इस मामले में परफॉर्मेंस भी तसल्ली बख्श बिल्कुल नहीं है। तो क्यों सिंध हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही? एक दफ़ा फिर हम आपसे ये पता करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत इस पर बिल्कुल तवज्जो देना चाहती है। ये जो ख़ास तौर पर तजावुज़ात हैं और नालों के ऊपर भी तजावुज़ात हैं, लेकिन हमारे साथ मसला ये आ रहा है कि ये कोई 50, 25, 100, 150 घर नहीं है, ये हज़ारों की तादाद में है। तो एक तो ये कि इनमें बहुत सौ के पास लीज़ भी है, ख़ास तौर पे जो नालों के ऊपर बैठे उनको KMC ने लीज़ भी करवा के दी है। तो ये जो हैं ये चले जाते हैं फिर कोर्ट में। और दूसरी बात यह है कि अगर इनको हटाया जाए तो कहाँ से ज़मीन लाई जाए, इन्हें कहाँ बिठाया जाए, ज़मीन कहाँ से लाई? तो और बड़ा अलमिया है कि ये हज़ारों घर बन गए नाजायज़ जगहों पे और किसी के कान पर जूं तक ना रहेंगी, चाहे KMC हो या पीपल्स पार्टी की जो पता कराना चाहिए कि ये लीज पे कैसे दिए गए। अच्छा जी शहरा साहब, ये तजावुज़ात कैसे बनी, यही सवाल है ना। नालों पर कब्जा किसने कराया, ये सब माजी की बातें हैं, लेकिन अब ये कब्जे खाली कराने हैं। सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, वी हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दे दिया है, मुकम्मल कानूनी कवर भी है। अब इसके बावजूद भी अगर तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए कुछ ख़ास नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिर है लोग सवाल करेंगे कोई ऑपरेशन वगैरह का इरादा रखती है अब सूबाई हुकूमत क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं वाकई ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी का इन तजावुज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। हमारे पास तो लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। 30 साल से MQM बिला शिरकत गैर थी, चंद एक हमारी सीटें होती थी और ये उन्हीं के ज़माने की तजावुज़ात हैं, उन्होंने ही लीज़ कराई। अब कैफ़े प्याला के सामने जो तजावुज़ात हैं उसको तो बताया गया है मुझे वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कि उनको 50-50 हज़ार और प्लॉट भी दिए गए, लेकिन वो ये सब लेकर भी कोर्ट में पहुँच जाते हैं। और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनको हटाना, और ये बहुत बड़ा वाकई चैलेंज है और इसमें हम संजीदा भी हैं। लेकिन इनको कहाँ बसाया जाए, ये कहाँ जाएंगे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। चाइना कटिंग भी है। चलिए, यानी आप लोग सोच रहे हैं कि इसके हवाले से भी कुछ करना है। शैला रज़ा साहिबा, फाइनली ये भी बता दें कि इसी से जुड़ा बल्कि मसला ये है कि मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल भी मुतवक्के है। नालों की सफाई ना हो तो क्या होता है ये हम सब बड़ी अच्छी तरह देख चुके हैं। तो अगले स्पेल के लिए क्या तैयारी कर रखी है? ऑब्वियसली शहरियों को तो परेशानी से बचाना है किसी तरीके से, तो क्या सोचा है? जब 80% काम तकरीबन हो गया तो NDMA भी आ गई और NDMA ने 38 में से 3 नालों का काम संभाला। तो जो कचरा बाहर निकला था जब वो सूख गया तो वो उसने, क्योंकि NDMA ने काम संभाल लिया था, उन्होंने लैंडफिल साइट तक पहुंचाया। अब बाकी 35 नालों पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध काम कर रही है और 3 नालों पर NDMA काम कर रही है। आपने इस दफ़ा देखा कि वो सूरत हाल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जो ख़ास तौर पर नॉर्थ कराची है और वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। मैं ख़ुद गई थी। छोटे छोटे नाले जो हैं उन पे तजावुज़ात हैं, 7-8 रोड जो हैं उन पे तजावुज़ात हैं। नालों पर दुकानें बनी हुई हैं, नालों पे घर बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये नाले बारिश में जो हैं रोड लेवल पर आ जाते हैं। और ठीक है कि बाद में 5-6 घंटे में पानी उतर गया, लेकिन बारिश के दौरान बहुत बुरे हालात थे। इसी तरह कश्मीरी मोहल्ला और कुछ ऐसे मोहल्ले जहाँ पे तजावुज़ात भी हैं और गलियाँ तक इतनी तंग कर दी गई हैं कि वहाँ पर गाड़ियाँ तक नहीं जा सकती। वहाँ पे मसला था, लेकिन हमने जाके वहाँ काम कराया है और इंशाल्लाह पहले से बेहतर रहेगा। लेकिन जो नशेबी इलाके हैं, खमीसू गोट है,
वहाँ पे तो कोई सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है, बैठ गए लोग आके। तो और इस तरह और बहुत से हैं जिसके मैं नाम लूँ तो प्रोग्राम में ख़त्म हो जाए। So, बहुत शुक्रिया आपका शैला रज़ा साहिबा। You know, the bottom line is that People's Party happened to Sindh and MQM happened to the city. So, सब इसमें मैं कहता हूँ बराबर के शरीक हैं। आप चाहे उन्हें मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, वो आपको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, इस शहर का किसी ने ख्याल नहीं रखा। That goes without saying, लेकिन आपके जो अल्फाज थे ना, जो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स है हैपेंड, तो हैपन तो एक एक्सीडेंट ही हैपन होता है, और ये बिल्कुल इट साउंड्स लाइक एन एक्सीडेंट कि ये क्या हो गया शहर के साथ। सैडली दिस। अच्छा जी, हम ज़रा कुछ सजावट की बात कर रहे थे कि किस कदर खूबसूरती से मुख्तलिफ जगहों को, मुख्तलिफ मकामात को, मुख्तलिफ इमारतों को सजाया गया है। उधर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस उठा के देख लें, या फिर कराची के या फिर लाहौर के खूबसूरत जो आइकॉनिक मनाजर हैं। तो कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम को भी इसी तरह कराची में हमारा इत्तेफाक हुआ इसको देखने का, तो हमने आपके लिए ज़रा इसे कैप्चर कर लिया। बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। ये कायद आज़म रेजिडेंसी है और फातिमा जिन्ना और कायद आज़म दोनों यहाँ रहते थे। इसे बड़े अच्छे से प्रिजर्व भी आपको पता किया गया है। अब्दुल्ला, I've often wondered कि ये can one go and visit it? Yes, I went and visited it. Actually, my niece and my nephews were visiting, तो मैं उन सबको लेके गया और बड़ा ज़बरदस्त ये अंदर से मेंटेन्ड है। और इसमें फर्नीचर क्या और डेकोरेशन पीसेस क्या, हर चीज़ आपको नजर आएगी जो कायद आज़म और जो फातिमा जिन्ना के ज़रिए इस्तेमाल रही है। इन द किचन इन द और बाकी सर्वेंट क्वार्टर्स बड़ा ही खूबसूरत, और ये सजाया है सिंध रेंजर्स ने। और ज़बरदस्त जनाब, तो उनकी काविशों को भी हम सराहते हैं यहाँ पे, प्रेजर्वेशन एंड ऑल द डेकोरेशन। सो आप जाएं, पर्टिकुलरली बच्चों को तो इन मौक़ों पर, इन जगहों पे ज़रूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कुछ सीखते हैं। और क्या वैसे अगर अंदर जाए ना आप, तो आपको कायद आज़म का सेंस ऑफ स्टाइल दोबारा से आप उसकी तारीफ करते हैं। एक दफ़ा हम उसकी पहले भी बात कर चुके हैं, जब हम गए थे, विजिट किया था हमने कायद आज़म का मज़ार, और वहाँ जो उनकी नीचे गाड़ियाँ हैं और उनके वो फर्नीचर और कपड़े, मतलब थोड़ी सी चीज़ें वहाँ सजाई हुई हैं, तो उससे भी आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैड अ पर्टिकुलर स्टाइल। और आजकल तो बड़ी ऐसी फहरिस्तें बन जाती हैं, हु इज द मोस्ट स्टाइलिश एंड ऑल दैट, तो इनका नाम तो डेफिनेटली उस ज़माने में टॉप पे ही, अभी भी बिल्कुल टॉप पे ही रहे। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद दीगर कई साबिक क्रिकेटर्स भी सियासत में गैर मामूली दिलचस्पी जो है वो ले रहे हैं। आप भी बल्कि ऑन कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर और जावेद मियादाद, सबके पास मुस्तकबिल के बड़े मंसूबे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक टीवी इंटरव्यू में रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने सियासत पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया था। बड़ी ज़बरदस्त और भी बड़ी बातें की हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं इसको सोशल मीडिया पर भी। अब माजी के अजीम बैट्समैन जावेद मियादाद का कहना है कि इमरान खान को तो सियासत आती ही नहीं, जिस दिन वो सियासत में आ गए सबको समझा देंगे। नहीं क्या था? हाँ, अच्छा, बात यहाँ से शुरू हो रही थी हुमा कि राज साहब का मौक़िफ़ ये था कि क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। अच्छा, तो वो यहाँ से बात कर रहे थे। साबिक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी भी अपने समाजी कामों की वजह से मुसलसल खबरों में रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। और शाहिद आफरीदी ने खुद भी कभी खुलकर इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया ऑल्दो, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें मुस्तकबिल के एक सियासतदान के तौर पर, अनदर प्रोजेक्ट के तौर पर ज़रूर जाना जाता है। तो ये तमाम वो एस्पायरिंग सियासतदान हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमें लिखें और बताएं हाउ यू फील अबाउट इट। इन द मीन टाइम वी हैव समबडी टू टॉक टू। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान याह्या हुसैनी हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं, उनको ज़रा ज़्यादा इंसाइट होती है। याह्या, इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं तो कई साबका क्रिकेटर्स जो हैं वो भी सियासत में बड़ी गैर मामूली दिलचस्पी लेते नजर आ रहे हैं, मतलब दे हैव थिंग्स टू से। शाहिद आफरीदी हो, शोएब अख्तर हो या मियादाद, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह बहुत सीधी सी है कि प्रोटोकॉल, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सियासत में आने के बाद जो है एक वज़ीरों की फ़ौज होती है आपके साथ, फिर आपको डिसीजन मेकिंग का जो है वो मौका मिलता है। और इमरान खान की आप बात करें, इमरान खान से पहले सरफराज नवाज़ सियासत में आए थे, लेकिन जो पज़ीराई इमरान खान को मिली, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई, अब वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर मौजूद हैं। इमरान खान तो यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और पाकिस्तान का स्पोर्ट्समैन जो है वो इस लेवल तक आएगा। कौमी असम्बली तक तो ठीक है, सूबाई असम्बली तक तो ठीक है, कोई
आप ये कह लें कि शायद मुशीर वज़ीर तो बन सकते हैं, लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान के आने के बाद इस जोश में और इस अट्रैक्शन में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ तेज़ी दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल ठीक है। शाहिद आफरीदी से कई बार मैंने पूछा कि क्या आपका सियासत में आने का इरादा है, उन्होंने तो मुझे यही कहा कि नहीं, फ़िलहाल तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैंने तो उनसे यही कहा कि आप लाला पाकिस्तान के अब वाहिद क्रिकेटर रह गए हैं जो कराची से खैबर तक लोग आपको हीरो मानते हैं, क्योंकि सियासत में आने के बाद आप जो है वो किसी एक तरफ आपका झुकाव हो जाएगा और आप फिर कराची से खैबर तक नहीं रहेंगे। तो उन्होंने तो यही कहा है कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ अपनी फाउंडेशन के लेवल पर वो ठीक है। जावेद मियां दाद साहब की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं उनकी हालिया वीडियो के तनाजुर में, तो ऐसी वीडियो आपको वक्तन फ़वक्तन देखने को मिलेंगी। अच्छा चलें, ये बताइएगा आप आया कि जावेद मियां दाद पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड हैं, जब वो ये बात कहते हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में उनका बड़ा किरदार है, तो इसे नज़रअंदाज ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। I didn't think that he meant कि वज़ीर आज़म बनाने में किरदार है। I think क्रिकेट की बात कर रहे थे। चलें हम ये क्लैरिफाई कर लेते हैं ज़रा यहया के साथ मिलकर ही, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट डिड ही मीन रियली? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि जावेद मियां दाद साहब का क्या हाथ है उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने में, लेकिन आज इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान के कामयाब कप्तान हैं, आज इमरान खान अगर वज़ारत उज़्मा के मनसब पर मौजूद हैं, तो इसके लिए उनको अपनी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होना पड़ेगा। और एक कप्तान की हैसियत से 92 वर्ल्ड कप उनके करियर में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और इसके पीछे जावेद मियां दाद साहब का मैं बिल्कुल 100% एग्री करूँगा, बड़ा मरकज़ी किरदार रहा। इवन 1987 में जब पाकिस्तान ने बेंगलोर टेस्ट मैच में भारत को शिकस्त दी, पहली मरतबा पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया में टेस्ट सीरीज़ जीतने में कामयाब रही, वहाँ पर जावेद मियां दाद साहब ने बड़े मुफीद मशवरे इमरान खान को दिए, सिर्फ वर्ल्ड कप 92 में नहीं, सिर्फ 1987 के दौरे भारत में नहीं। ये तो आप अगर फॉर्मर क्रिकेटर से पूछें तो जावेद मियां दाद हर मुश्किल घड़ी में एक क्रिकेटर की हैसियत से इमरान खान को मुफीद मशवरे न सिर्फ दिया करते थे, बल्कि आपको उनका 1986 में शारजा के मैदान पर लगाया गया वो ऑस्ट्रेलिया एशिया कप का छक्का भी याद होगा, जहाँ पर आखिरी गेंद पर उन्होंने चेतन शर्मा को छक्का लगाया, पाकिस्तान चैम्पियन बना। तो पाकिस्तान क्रिकेट में इमरान खान की फतूहात में जावेद मियां दाद साहब का एक खिलाड़ी की हैसियत से, एक मुशीर की हैसियत से इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। और आज लोग जब इमरान खान साहब टीम की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इमरान खान की जो सियासी टीम है, इमरान खान की जो हुकूमती टीम है, उसमें जावेद मियां दाद साहब जैसे मुशीरों की बेहद ज़रूरत है। आई भी एग्री विद यू, क्योंकि नोबडी कैन डू इट अलोन, और ख़ास तौर पे क्रिकेट तो ऐसा स्पोर्ट है कि इट्स ए टीम वर्क, टीम एफर्ट, अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और दूसरी बात पे भी मैं एग्रीमेंट में हूँ आपके साथ कि वो कैरिज्मा और वो फॉलोइंग जो खान साहब की है वो किसी और क्रिकेटर की उस तरह नहीं। ऑल्दो पाकिस्तानीज लव देम, आफरीदी की बात कर लें, शोएब अख्तर की बात कर लें, लेकिन उस लेवल पे लेके जाना कि अब आप हम पे रूल भी करें, आई डोंट थिंक वी आर देयर येट। मेरा ख्याल है वो खान साहब वाज द ओनली वन। खान साहब का क्रिकेट का ज़ाहिर है उसमें बड़ा हाथ था, उनका जो फिलैंथ्रोपी का काम है सारा और जो सोशल वर्क है उसका भी बड़ा अहम काम है, और यस, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती गई। अच्छा जनाब, तमाम नौजवानों, बच्चे बच्चियों जो इस वक्त ओ और ए लेवल के नताइज की वजह से ज़रा अपसेट हैं, परेशान हैं, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि वाकई कोई ना कोई घपला, कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। सारे ही एक बात नहीं दोहरा सकते कि गलत ग्रेडिंग हुई है, गलत मार्क्स मिल रहे हैं। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो लिहाजा एवरी डे वी आर ट्राइंग टू हम थोड़ा सा एक पुश करेंगे, कुछ इसका हल ज़रूर निकले। कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन ने दुनिया भर के 9 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके ए और ओ लेवल के इम्तहानी नताइज जारी कर दिए, और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कई स्कूल और स्टूडेंट्स नताइज से मुतमईन नहीं है। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने भी इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने स्टूडेंट्स का भरपूर साथ देने का ऐलान भी कर दिया, विच इज़ ग्रेट। बरतानिया में भी मुतालबात सामने आए हैं कि उनके ग्रेड्स इत्मीनान बख्श नहीं है। स्कॉटलैंड ने इस पर ठोस इक़दाम भी लिए हैं, और अब कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। अब देखते हैं कि क्या होता है, पाकिस्तान अपना मुकदमा किस तरह पेश करता है। हमारे साथ सीनियर एजुकेशनल काउंसलर आबदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आबदी साहब, मसला तो है, जाहिर है पूरी दुनिया ही तो एक बात नहीं कह सकती, अब ये मसला हल कैसे किया जाए, किस तरह से पाकिस्तान अपना मुकदमा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सामने पेश करे, क्योंकि एक एग्जाम्पल स्कॉटलैंड की है हमारे सामने, जिन्होंने बड़ा सख्त एहतजाज किया और फिर उनको इस बात का फायदा भी हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, देखें ये मसला अब खाली पाकिस्तान का नहीं रहा, आपने जैसा फरमाया ये तो इंटरनेशनल एक इशू आ गया है सामने,
और आपने सही फरमाया, जो राब्ता मेरा यहाँ की लोकल इंतज़ामिया से है कैम्ब्रिज की, उनका कहना यह है कि वो बगौर जो है वो हालात का जायज़ा ले रहे हैं और उनके पास जो फीडबैक आ रहा है उसको वो शेयर कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से। और इसके साथ साथ यूके में भी एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस एजिटेशन की तवक्को है इसके ऊपर। और देखिए, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आना जो है ना, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, कैम्ब्रिज में आता रहा, पहले भी आया, लेकिन इस तरह से जो है वो उसकी जो वेरिएशंस हैं और इस तरह से वो बच्चे जो कि 5 साल का एक अरसा होता है, 3 साल बच्चा ओ लेवल में स्पेंड करता है, फिर 2 साल ए लेवल में स्पेंड करता है, और अगर वो थ्रू आउट अपने ए स्टार या ए ग्रेड्स या अबव एवरेज ला रहा हो और वो अनग्रेडेड आ जाए या वो ई में चला जाए, तो यकीनन ये एक शॉकिंग है। तो हुआ ये है कि जो मॉडरेटिंग बॉडी इस्तेमाल हुई है या जो मैकेनिज्म या प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है, वहां पे कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ आया है। और उसके अंदर चीज ये हुई है, और आपको याद होगा हम इस पर पहले भी बात करते रहे, कि हुआ ये है कि इन्होंने सिर्फ एक चीज को अपने सामने नहीं लिया, इन्होंने जो है वो मॉडरेटिंग बॉडी ने तो अपना एक मैकेनिज्म दिया होगा, मगर इन्होंने ये भी किया है कि स्कूल जो है उनकी अपनी जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स है, उसको भी मद्देनजर रखा। इन्होंने टीचर्स की रिकमेंडेशन जो है, प्रेडिक्शंस जो है, उनको भी लिया, और इसी तरह जो है ना अपने फैसलों के अंदर अपनी ग्रेडिंग के सिलसिले में उनको इन्वॉल्व रखा। अच्छा आब्दी साहब, जी बिल्कुल आब्दी साहब, टाइम जरा कम है, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, एक तो ऑब्वियसली सारा हुआ इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया वो सफरिंग फ्रॉम कोविड, तो लिहाजा स्टूडेंट्स का ये भी कहना है और बहुत से वालिदैन भी कहते हैं कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट या फिर एक पॉजिटिविटी देने के लिए भी स्टूडेंट्स में कि ये बहुत मुश्किल है उनके लिए, उनको बेहतर देना चाहिए थे रिजल्ट्स रादर देन व्हाट दे गेव। आपकी कोई बात कैम्ब्रिज असेसमेंट वालों से हुई है कि व्हाट दे थिंक अबाउट इट, कि इसमें हुआ क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले ही ये बात हुई थी कि कोविड की वजह से दे शुड हैव बीन स्लाइटली सिंपैथेटिक एंड फ्लेक्सिबल, बिल्कुल बच्चे गुजर रहे थे। अच्छा, मेरी जो बात हुई है, जस्ट टू कम क्विकली ऑन दैट, कि यहाँ वो ये फरमा रहे हैं यहाँ के जो मैनेजमेंट है कि दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच, एंड आई थिंक उनके यूके के कुछ इदारों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और कुछ जो है ना अहकामात भी जारी हो रहे हैं जिनका फीडबैक उनके पास नहीं आया, क्योंकि आपको देखिए ऑफिशियली रिजल्ट तो कल आया है, अब इसके रिपरकशंस आए हैं और जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है उसकी वजह से जो चीजें आ गई हैं सामने, उसको इतना आसान नहीं है कि एकदम से कह दिया जाए। लेकिन उन्होंने एक पोस्ट चेक असेसमेंट स्कीम जो कि पिछली सीरीज से डिफरेंट है वो तो लॉन्च कर दी है, यानी बच्चा भी करेगा, स्कूल्स भी अपने पैमाने पर फौरी तौर से अपील कर सकेंगे कि जनाब ये हमारे स्कूल के रिजल्ट्स नहीं होने चाहिए, ये क्या हो रहा है, इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने एक सिस्टम तो लॉन्च कर दिया है जिसकी तारीख भी बढ़ा के तकरीबन 20 मार्च तक अपील हो सकती है। चलिए, होपफुली इससे कुछ स्टूडेंट्स का दावा हो सकेगा। आब्दी साहब, वील कीप इन टच विद यू ऑन दिस इशू और इसका फॉलो अप हम लेते रहेंगे। अभी हमारे पास टाइम कम है, बेहद शुक्रिया आपने वक्त दिया। सो तमाम वालिदैन और तलबा और टीचर्स जो हमें सुन रहे हैं, आप अपनी राय हमें @JioPakistan ट्विटर हैंडल पे दे सकते हैं, हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि किसी ने हमें लिखा था कि कल 14 अगस्त को क्या हम शो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सवाल आपने किस तरह किया, ऑफ कोर्स हम करेंगे, हम बिल्कुल इधर ही होंगे।